के अंदर हमारे पास देखिए एक कोई भी नियम के द्वारा मैट्रिक्स स्पेस XD में एक कोई भी फलन जो है वो नेचुरल नंबर टू x में डिफाइंड हो और हमारे पास जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो xn से रिप्रेजेंट करें या किसी भी एक एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करें तो xn से रिप्रेजेंट करें तो इसे हम सीक्वेंस कहते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें हमारे पास जो कंडीशन आती है कि सीक्वेंस जो होती है उसको xn या ये रिप्रेजेंटेशन दे के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली हमने जो पढ़ा हुआ है सीक्वेंस के बारे में वो ये है कि कोई भी डेफिनेट रूल अप्लाई करते हुए अगर कुछ नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए सीक्वेंस, यानी कुछ नंबर्स को कोई नियम लगाते हुए हम इकट्ठा करते हैं तो उसे सीक्वेंस कहते हैं या अनुक्रम कहते हैं। लेकिन उनको व्यक्त जब किया जाता है तो x1 पहला पद, x2 दूसरा पद, x3 तीसरा पद से व्यक्त किया जाता है। उसी के रूप में ये लिखा गया है xn। xn का मतलब है कि वो पद कौन सा है जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं। अब उसमें नियम क्या लग रहा है वो बाद की बात है, हम नियम को बाद में परिभाषित कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो रही है या जो पद का नाम है उसके अनुसार हम इस अनुक्रम को परिभाषित करते हैं। अगर इनमें वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा, इसमें सम्मिश्र संख्याएं आ जाए तो सम्मिश्र अनुक्रम कहलाता है। वो उन अनुक्रम की परिभाषा के अनुसार या अनुक्रम की संख्या के अनुसार परिभाषित कर दिया जाता है। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। उपानुक्रम का मतलब होगा इसी अनुक्रम के अवयवों को लेकर अगर नया अनुक्रम परिभाषित कर दिया जाए तो उसे उपानुक्रम कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक अनुक्रम दिया हुआ है x1, x2, x3 इस तरह से x4, इसी के अनुक्रम के अवयवों को लेकर यानी x1, x3, x5 कुछ एक अवयव ले लिया हमने, नया अनुक्रम परिभाषित कर दिया, इसे हम उपानुक्रम कहेंगे। यानी अनुक्रम के ही अवयवों को लेकर अगर नया अनुक्रम नया नियम लगाते हुए कोई अनुक्रम को परिभाषित कर दिया जाए तो उसे उपानुक्रम कहते हैं। और इस उपानुक्रम को जब प्रदर्शित करेंगे तो xn k से व्यक्त करेंगे। n k कोई भी एक नंबर है वो किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन को शो कर सकता है, चाहे वो ऑड नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं या किसी और मेथड से एक सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे होंगे, उसे हम उपानुक्रम कहेंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी और अपसारी पिछले साल भी किया था हमने। कोई भी अनुक्रम जो है वो अभिसारी अनुक्रम कब कहलाता था? हमने ये कंडीशन की थी कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn की वैल्यू परिमित आती है तो अभिसारी अनुक्रम होता है। और अगर l का मान अनंत आता है प्लस माइनस अनंत तो अपसारी होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन काम में नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने दूरिक समष्टि को परिभाषित किया है तो दूरिक समष्टि के अनुसार परिभाषित करेंगे। दूरिक समष्टि में हमने ये मान किया था कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है उसी के अनुसार दूरिक समष्टि को परिभाषित किया था। अगर कोई भी एक अनुक्रम xn कुछ इस प्रकार से हो कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा एप्सिलॉन से स्मॉलर रहती है, एक निश्चित मान से छोटी रहती है, तो उस अनुक्रम को अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। यानी n का मान अनंत की ओर टेंड्स करने पर xn और x के मध्य जो दूरी है वो अगर एप्सिलॉन से छोटा रहता है तो उसे हम अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव मान को व्यक्त करता है। और यहाँ पे जो n0 है, एक जो कंडीशन है हमारे पास, n जो है वो एक नेचुरल नंबर या xn जो है वो एक अनुक्रम को परिभाषित करता है। तो कोई भी अभिसारी अनुक्रम का मतलब होगा कि xn और x के मध्य जो दूरी है वो अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर आती है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पर, तो उसे हम अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन बनाई जा सकती है। हमने गोलक को परिभाषित किया था, विवर्त गोलक और संवर्त गोलक। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि xn का कोई भी अवयव लेने पर उसकी x से जो दूरी का मान है वो हमेशा एप्सिलॉन से स्मॉलर रहे तो वो अभिसारी अनुक्रम है।
तो इसको इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि एस एप्सिलॉन एक्स, यानी एक्स को केंद्र मानकर एप्सिलॉन त्रिज्या का अगर कोई भी हमारे पास गोलक बनाया जाए, इस अनुक्रम के सारे अवयव अगर उसका सबसेट बन जाए, या अनुक्रम पूरा का पूरा उसका सबसेट बन जाए, तो वह अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी का मतलब है उसकी ओर अभिसरित होना, उसकी ओर गतिमान होना, यानी इसके सभी के सभी बिंदु एक निश्चित मान x की ओर गतिशील तभी होंगे यदि x को केंद्र मानकर एक एप्सिलॉन त्रिज्या का अगर गोलक बनाया जाए तो उसके अंदर सारे के सारे उस अनुक्रम के अवयव आ जाएं, उससे बाहर अनुक्रम का कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो। ये दो परिभाषाएं लिख लो, पहले उपानुक्रम और फिर अभिसारी अनुक्रम। किसी दूरिक समष्टि में एक अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, यह हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए माना एक अनुक्रम xn की दो सीमाएं x तथा x डैश है, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn का मान x के इक्वल है तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn का मान x डैश के इक्वल भी है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसके लिए हम ये लेके चलते हैं कि x और x डैश बराबर नहीं है, ये मान के चलते हैं। अगर x और x डैश बराबर नहीं है तो इसका मतलब x और x डैश के मध्य जो दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। दूरी निकाल रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि कौन सी बड़ी है इसमें दूरी और कौन सी छोटी है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, यानी दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी। माना क्योंकि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन होता है 0 से, हम ये मान लेते हैं कि 2 एप्सिलॉन जो है वो इक्वल है d इंटू एक्स कोमा एक्स डैश के, जो कि ग्रेटर देन 0 को प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास सबसे पहली कंडीशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn का जो मान है वो x के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब d xn और x के मध्य जो दूरी होगी वो एप्सिलॉन से स्मॉलर होगी। परिभाषा थी अभी अभी हमने जो अभिसारित होने की कंडीशन की थी xn x की, और अभिसारित होता है तो उनके मध्य जो दूरी होगी वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आएगी। इसी प्रकार लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn और x डैश के मध्य अगर निकालें तो xn और x डैश का जो मान होगा वो भी एप्सिलॉन से स्मॉलर होगा। दोनों को जोड़ दिया जाए, xn कोमा x डैश स्मॉलर देन होगा 2 एप्सिलॉन से। इसको इंटरचेंज, क्योंकि D एक मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है दूरिक समष्टि का मतलब ये हमारे पास कि स्टार्टिंग में किया था हमने, सममितता का नियम लागू होता है। ये सममित होते हैं, सममित का मतलब x कोमा xn लिख सकते हैं, इसको स्मॉलर देन होगा। त्रिभुज असमिका के नियम के अनुसार x कोमा x डैश स्मॉलर देन होगा 2 एप्सिलॉन से, लेकिन 2 एप्सिलॉन जो हमने कंसीडर किया है वो dx कोमा x डैश के इक्वल है। ये बता रहा है कि dx कोमा x डैश है वो स्मॉलर देन है dx कोमा x डैश से। कोई भी जो दूरी है वो खुद से स्मॉलर कभी भी नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो हमारा मानना गलत है। x जो है वो x डैश के बराबर होगा, अर्थात सीमा अद्वितीय है। परिबद्ध उपसमुच्चय या बाउंडेड सबसेट की बात करेंगे हम। कोई भी सबसेट, अब सबसेट यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस का होगा x कोमा d, इसका एक उपसमुच्चय E मान के चलते हैं, और ये E जो है वो बाउंडेड सबसेट या परिबद्ध उपसमुच्चय कहलाता है यदि E का प्रत्येक अवयव किसी निश्चित मान के बीच में उपस्थित हो। अब यहाँ पे हमने जो बाउंडेड की डेफिनेशन शुरू से करते आ रहे हैं,
अगर y e का एलिमेंट है और y स्मॉल के और कैपिटल के बिटवीन उपस्थित हो तो उस स्थिति में इस समुच्चय E को बाउंडेड किया जाता था। यहाँ मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक स्पेस में जब बाउंडेड की बात करेंगे यहाँ मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, इसको दूरिक समष्टि के अनुसार परिभाषित करेंगे। वो किस तरह से किया जाएगा, मान लो प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू E के लिए अगर d x और y के मध्य जो दूरी है, यहाँ x जो है वो कैपिटल X का एलिमेंट है, कोई भी एक कोई भी अवयव लेके चल रहे हैं, इस x की इस समुच्चय के अवयवों से दूरी हमेशा अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू r रहती है तो उपसमुच्चय E बाउंडेड समुच्चय है, अन्यथा ये बाउंडेड समुच्चय नहीं है। इसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, हमारे पास एक x समुच्चय परिभाषित कर दिया इस प्रकार से, इसमें स्मॉल x एक एलिमेंट लिया हमने, अगर इस स्मॉल x एलिमेंट से जो दूरी r का एक विवर्त गोलक परिभाषित करें, E के सारे अवयव इस गोलक में विद्यमान हो, इससे बाहर नहीं हो, यानी इस E समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे इस जो हमारे पास संवर्त गोलक बनाया है हमने, उस संवर्त गोलक r त्रिज्या का संवर्त गोलक है, उसके अंदर ही उपस्थित हो, उससे बाहर ना जाए तो उसे बाउंडेड सबसेट कहेंगे, अन्यथा वो अनबाउंडेड सबसेट कहलाएगा। इसी में हमारे पास अनुक्रम के लिए और परिभाषित होता है अनुक्रम की परिबद्धता। अनुक्रम एक्शन से परिभाषित है। इस अनुक्रम का जो परिसर है, अगर वो परिसर समुच्चय जो बनता है वो बाउंडेड बन जाए, यानी इस परिभाषा को संतुष्ट करता हो, तो उसे बाउंडेड अनुक्रम कहेंगे या बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। तो परिबद्ध अनुक्रम की परिबद्धता या परिबद्ध अनुक्रम का मतलब ये होगा कि अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस प्रकार से अवयव दिए हुए हैं। वास्तव में ये जो अनुक्रम है वो x1, x2, x3 इस तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन x1 का मान 1, x2 का 1/2, x3 का 1/3, x4 का 1/4 इस प्रकार से है। ये जो अनुक्रम है वो परिबद्ध है। क्यों परिबद्ध है? 1 से बड़ा मान नहीं है इसमें, 0 से छोटा मान नहीं जाएगा इसमें, 1 और 0 के बीच में रहेगा, उस स्थिति में इसे बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। क्यों बाउंडेड सीक्वेंस है? ये हमारे पास प्रांत है और ये परिसर कहलाता है। ये परिसर का समुच्चय जो बन रहा है वो परिबद्ध है, इसलिए इसको हम परिबद्ध समुच्चय कहेंगे। तो कोई भी अनुक्रम परिबद्ध कहलाएगा यदि उस अनुक्रम के अवयव जो हैं वो इस परिबद्ध उपसमुच्चय की परिभाषा को संतुष्ट करता हो। परिभाषा लिख लीजिए दोनों की। इसमें हमें दिया हुआ है कि दोरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। सिद्ध करना है हमें। एक दोरिक समष्टि मान लेते हैं, माना x, d दोरिक समष्टि है और xn एक अभिसारी अनुक्रम है। अगर ये अभिसारी अनुक्रम है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn का मान एक निश्चित मान x की ओर अग्रसर होगा, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn की वैल्यू जो होगी वो x के इक्वल होगी, जहाँ xn जो है वो अनुक्रम xn का ही कोई ना कोई एक एलिमेंट है, कोई एक अवयव है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो अनुक्रम है वो एक परिबद्ध अनुक्रम है। परिबद्ध अनुक्रम सिद्ध करने के लिए हम एक विवर्त गोलक को परिभाषित करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि xn के जितने भी अवयव हैं वो सभी उस विवर्त गोलक में विद्यमान हैं। उसको प्रूफ करने के लिए माना क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn x की ओर अग्रसर है, तो इसका मतलब एक कोई भी विवर्त गोलक ऐसा जरूर होगा, एक त्रिज्या का हम विवर्त गोलक मान के चल रहे हैं जिसमें xn विद्यमान है। ये जो डेफिनेशन है n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn बराबर x, इसका मतलब ये है कि एक विवर्त गोलक चाहे कितनी भी त्रिज्या का हो उसमें xn विद्यमान जरूर होगा।
आर मान लेते हैं कि मैक्सिमम दूरी को व्यक्त कर रहा है। मैक्सिमम कौन कौन सी दूरी है इसमें? एक है डी x1 और x के मध्य दूरी, डी x2 और x के मध्य दूरी, डी x3 और x के मध्य दूरी, डैश डैश डैश। जहां x1 x2 x3 ये सभी जो है वो एलिमेंट्स हैं इस अनुक्रम xn के, अर्थात xn के अनुक्रम के जितने भी अवयव हैं उन सब की x से दूरी, जो भी दूरी आती है, और एक हमने मान के चल रहे हैं जिसमें xn विद्यमान है। सबसे छोटा भी हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है, हमें उसकी कंफर्मेशन नहीं है अभी। हम इसमें नहीं बता पाएंगे कि ये सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, लेकिन r मान के चलते हैं कि इन सब में सबसे बड़े मान को व्यक्त करता है, यानी इन सब में सबसे बड़ी दूरी जो है वो r से व्यक्त की जा रही है। अर्थात x से अगर कोई समुच्चय इस प्रकार से परिभाषित कर दिया हमने अनुक्रम जिसमें x1 x2 x3 इस प्रकार से लिए गए हैं, एक x से दूरी हम ज्ञात करें, ये दूरी है, ये दूरी है, इनमें सबसे बड़ी जो दूरी है उसको हम कैपिटल R लेके चल रहे हैं। अब वो जो बड़ी दूरी होगी उसके अनुसार परिभाषित की जा सकती है। अगर R इन सबसे बड़ी दूरी है तो इसका मतलब R त्रिज्या का अगर संवर्त गोलक या कोई विवर्त गोलक बनाएंगे तो उसके अंदर xn के सारे अवयव विद्यमान होंगे, अर्थात xn जो होगा वो बिलोंग करेगा SR ऑफ x से। xn इस अनुक्रम का अवयव था, xn हम सिद्ध कर रहे हैं कि इस विवर्त गोलक में भी विद्यमान है। इसका मतलब जो अनुक्रम है वो सबसेट है किसका? यानी एक अनुक्रम जो xt में हमने परिभाषित किया उस पर एक विवर्त गोलक को परिभाषित किया जा सकता है। और हमने अभी जो टॉपिक किया था उसके अनुसार अगर किसी समुच्चय या किसी अनुक्रम पर एक विवर्त गोलक परिभाषित किया जा सकता हो तो वह परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, अर्थात xn भी एक परिबद्ध अनुक्रम है। जो हमें सिद्ध करना था। कौशी अनुक्रम को परिभाषित कर रहे हैं, एक कोई भी अनुक्रम xn कौशी अनुक्रम कहलाता है यदि n और m ग्रेटर देन इक्वल टू n0, xn और xm अगर कोई भी दो एलिमेंट लेके चलें इस अनुक्रम के और उन अनुक्रम के मध्य जो दूरी है xn और xm के मध्य जो दूरी है वो लेस देन हो हमारे पास एप्सिलॉन से, तो इस अनुक्रम को कौशी अनुक्रम कहते हैं। अर्थात एक कोई भी अनुक्रम के अंदर किन्हीं दो अवयवों के मध्य जो दूरी है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आती है तो उस अनुक्रम को कौशी अनुक्रम कहते हैं। वो n और m किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए डिफाइंड की गई हैं। जनरली ये नहीं है कि 1 और 2 को ही ले लें, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को छोड़ने के बाद बाकी की जो स्टेप्स आ रहे हैं उसमें बाकी के जो अनुक्रम परिभाषित कर रहे हैं उनके लिए किन्हीं भी दो अवयवों के मध्य दूरी एप्सिलॉन से स्मॉलर आ जाए तो उसे हम कौशी अनुक्रम कहेंगे।